हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का जो ज्योग्राफी होता है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक होता है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि पृथ्वी जो हमारी है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे आपके ये थंबनेल पे दिख रहा है कि एक पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कहाँ पे पर्वत है, चट्टान है, नदियां है, झील है, झरना है, लेकिन इसके आंतरिक संरचना में क्या है, आज हम इसी आंतरिक संरचना को बारे में समझेंगे। कितने लेयर में ये पार्ट में डिसाइड है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितने साधन है। तो चलिए आज हम बात करते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक तस्वीर में ये दिखाने की कोशिश की है कि यही है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसको हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ये कि यहाँ पृथ्वी का संरचना हमने लिया है। ठीक है, ये है आपके पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से हमने एक हिस्सा थोड़ा सा निकाला और इस तरह से हमने रखा, तो देखा कि इस पृथ्वी में क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि इस पूरे पृथ्वी में 3 भाग में ये बटा हुआ है। एक को हम लोग सबसे ऊपरे वाले भाग को अर्थोस्फीयर कहते हैं, यानी ऊपर में हमारा क्या है जी, क्रस्ट है। सबसे ऊपर में क्या है, क्रस्ट है। इसके बाद हमारा बीच में जो है मेंटल है और उसके नीचे सबसे निचले हिस्से में कोर है, जो इनर कोर कहते हैं, उसको आउटर कोर कहते हैं। यहाँ से नीचे कोर है, इसके ऊपर यहाँ ये बीच वाला हिस्सा क्या है, मेंटल है, और उसके बाद ऊपर में ये क्रस्ट कहलाता है, आउटर है। और उसी वो आउटर के ऊपर में यहाँ पे कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पे झील है, कहीं पे नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो ऊपर वाले हिस्से के पार्ट में हम सब देखते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के अगर हम कह दिया जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में हम बांट करके देखते हैं और लास्ट चरण में हम इसके अंतिम त्रिज्या पे पहुंचते हैं, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जाते जाते 6368 किलोमीटर का सफर गहराई में तय करता है। दोस्तों, हम इसी के बारे में समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं इससे पहले इसकी भूमिका और फिर इसकी जानकारी का क्या क्या स्रोत है वो हम समझेंगे। अब कह रहा है कि पृथ्वी की धरातल का विन्यास विशेषता भूगर्भ में होने वाली प्रक्रिया का नतीजा होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और इस आंतरिक संरचना में किसी कारण से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ऊपर के सतह में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी मान कर चले कि ये अगर पृथ्वी है और इसके अंदर में कोई ना कोई संरचना है जिसके अंदर हलचल हो रही है, तो पृथ्वी के ऊपर भी अगर ऐसी संरचना बन रही है चारों तरफ से, तो इसका मतलब है कि इस संरचना के बनने में, ऊपर के ये संरचना बनने में किसका योगदान है, आंतरिक चीजों के हलचल का योगदान है, जो पृथ्वी के अंदर हलचल करता है। यही वो कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास, यानी पृथ्वी के ऊपर, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये क्या है जी, पर्वत पठार है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे खाला है। इस विन्यास की विशेषता कैसी क्यों है, क्योंकि भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर, ये हिस्सा जो है पृथ्वी के अंदर होने वाली कुछ प्रक्रिया का नतीजा है। यानी पृथ्वी के अंदर कुछ चेंजेज होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, जिसके ऊपर का संरचना बदलता है, यानी ऊपर उसका असर पड़ता है। बात समझ में आ रही होगी। अब कह रहा है कि आखिर ये कौन सी ऐसी संरचना का क्या वजह है जिसके ऊपर असर पड़ता है। तो इस पृथ्वी के ऊपर कहिए या नीचे कहिए, 2 तरह के पृथ्वी पर बल काम करता है। कितने? 2 बल काम करते हैं यहाँ पे, बल। एक को हम लोग बहिर्बल कहते हैं या इन आउटर फोर्स कहते हैं, और एक को अंतर बल कहते हैं। ठीक है, आंतरिक जात बल, बहिर्बल, यानी एक को हम लोग आउटर फोर्स और एक को हम लोग इनर
फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर दो बल काम करते हैं। जब ऊपर में बल काम करता है तो उसके वजह से पृथ्वी के ऊपर संरचना में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। बात समझ में आ गई। और जब वही बल पृथ्वी के नीचे काम करता है तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। हो गई क्लियर। यानी कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर दो बल काम कर रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले के बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर चट्टान, पहाड़, पर्वत, इन सब इत्यादि में परिवर्तन होता है। जबकि इंटर अर्थात अंदर की तरफ बल काम करने की वजह से पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, और यही उसकी भूगर्भिक संरचना का परिणाम है। अब ये बाहिर्जात बल एक होता है और एक अंतर्जात बल। इन्हीं प्रक्रिया के निरंतर होने से वजह से निरंतर भूदृश्य का आकार बदलते रहता है, पृथ्वी के ऊपर या नीचे आकार बदलता रहता है। अंतर्जात प्रक्रिया के असर की अनदेखी कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को जानना अधूरा होता है। कहने का मतलब कि अगर हम इंटर फोर्स को नजरअंदाज कर दें और तब किसी क्षेत्र के इंटर इलाका या आउटर इलाका को जानने की कोशिश करें कि इसमें चेंजेस कैसे हुआ, तो ये हमारे लिए मुश्किल काम है। यानी इन दोनों ही बल को हम किसी को नकार नहीं सकते हैं, उनके बिना इनकी जानकारी ही अधूरा हो जाती है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रिया यानी पृथ्वी के नीचे कौन सी क्रिया हो रही है या क्या गतिविधियां हो रही है, इनका असर जानना बहुत ही जरूरी होता है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। जहां हम रहते हैं वहां के क्षेत्रीय स्थिति को देख करके उससे हम निश्चित तौर पे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो भूदृश्य हमारे लिए कभी आकर्षक का वजह भी बन सकता है और कभी कभी आकर्षक नहीं का भी वजह बन सकता है। आप कहेंगे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया। हम कहेंगे कि देखिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हम उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ का भूदृश्य एक समतल मैदानी क्षेत्र है, तो हम समतल मैदानी क्षेत्रों को देख करके खुश होते हैं। लेकिन वही अगर हम जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो वहां के इलाके का दृश्य एक अलग है। वह समतल इलाका नहीं है, उबड़ खाबड़ पर्वत पठार है जिनका दृश्य अलग ही है। और इन दोनों ही दृश्यों को बनाने में इन्हीं दोनों बलों का प्रयोग किया गया है या दोनों बलों ने अपना प्रभाव छोड़ा है, तो दोनों का दृश्य अलग अलग कंडीशन में अलग अलग महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह दृश्य इंटर बल और आउटर बल के कारण ही उत्पन्न होता है। यह जानना भी अति रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। कैसे वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि यहां से लेकर के यहाँ के नीचे के बीच को हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। इसके नीचे के इलाके को हम लोग यहाँ तक के भाग को क्या कहेंगे, हम मेंटल कहेंगे। और यहाँ से नीचे के भाग को दो भागों में बांटते हुए हम कोर कहेंगे। आखिर इन लोगों ने कैसे यहाँ से यहाँ का सफर किया? क्या कोई आदमी पृथ्वी के अंतिम त्रिज्या यानी अंतिम गहराई तक जा करके ये पता लगाया कि इस धरती के नीचे ऐसे ऐसे लेयर हैं, या कोई अन्य और भी साधन था जिस साधन से हमने ये पता लगाया कि पृथ्वी के नीचे ऐसे ऐसे लेयर हैं? आज हम इन्हीं चीजों का पर्दाफाश इस वीडियो में दोस्तों करेंगे और पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे पता चली और वो कौन कौन से साधन है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यही रोचक विषय के रूप में एकत्र कर प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया गया है। इसी को हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे अगर भौगोलिक दृश्य में कोई परिवर्तन होता है जो देखने में अच्छा भी लग सकता है और अच्छा नहीं भी लग सकता है, उनको बनाने में कहीं ना कहीं पृथ्वी के इंटर और आउटर फोर्स का योगदान होता है। और इसी फोर्स के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पृथ्वी के अंदर कौन सी संरचना है, पृथ्वी के अंदर के भागों को कैसे हम तीन भागों में पहचान करके बांटे हैं और कहाँ कैसी संरचना इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन हमें ढूंढना होगा। कह रहा है कि अब देखिए भूगर्भ की जानकारी का साधन क्या है, वो साधन जिससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी को नीचे की जानकारी मिली। तो देखिए जानकारी का साधन कहिए या स्रोत कहिए, साधन या
स्रोत जानकारी, यानी पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दो प्रकार के विधि कहिए या साधन कहिए, उस पर निर्भर होना पड़ता है। एक को हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। और दूसरे को दोस्तों हम लोग आंतरिक विधि कहेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक। आंतरिक विधि या साधन, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। आंतरिक नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। थोड़ा मिस्टेक हो गया, कंसंट्रेशन अलग हो गया। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। अर्थात कहने का मतलब कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी या तो हम डायरेक्ट तो वहां जा करके पता लगा सकते हैं, या हम किसी अन्य ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो दो तरह के हम पता लगाने का विधि ढूंढते हैं। एक हमारा प्रत्यक्ष विधि होता है और एक हमारा अप्रत्यक्ष। यही दो साधन है जिससे कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। इसके बाद हम प्रत्यक्ष विधि में हम देखेंगे कि दो तीन ऐसे साधन हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है, और अप्रत्यक्ष विधि में भी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे अप्रत्यक्ष विधि में एक उल्का पिंड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अप्रत्यक्ष में एक एक मेरे समझा रहा हूं, बाकी भी नोट्स बताएंगे। उल्का पिंड का। और दूसरा हम एक प्रत्यक्ष विधि में हम यहाँ पे ड्रिलिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि हम धरती के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, या हम ज्वालामुखी के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या एक वेदन की प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो समुद्र में वेदन होता है उसके माध्यम से। ये ऐसे कुछ विधि अलग अलग दोनों ही क्षेत्रों में है जिनसे इसके माध्यम से हम आप प्रत्यक्ष विधि के तौर पर और उल्का पिंड के आधार पर और भी अन्य हैं, इनके आधार पर हम अप्रत्यक्ष विधि का पता लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी त्रिज्या की गहराई कितनी थी? 63,000। कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी अंतिम छोर 63,000 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों की वजह से यह संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। पृथ्वी की ऐसी संरचना है कि ऊपर से लेकर के नीचे कभी लिक्विड, कहीं पार्ट, कहीं ठंडा, कहीं गर्म चीजें है धरती के नीचे। इनसे हम अंतिम छोर तक जो गहराई है उस छोर तक हम जा करके त्रिज्या तक पता लगाएं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ये लगा पाना आज के डेट में हमारे लिए संभव नहीं है। भले हम आधुनिकता के दौर में टेक्नोलॉजी में जी रहे हो, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के त्रिज्या तक, केंद्र बिंदु तक जाकर के ये पता लगाना कि ऊपर से लेकर नीचे तक पृथ्वी में क्या संरचना है, ये संभव नहीं है। यही कह रहा है कि आंतरिक परिस्थितियों की वजह से यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर ही नहीं सकता है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए हमको कोई अलग से तरीका ढूंढना पड़ेगा। जानकारी तो प्राप्त करना है, ये तो हमारे लिए जरूरी है कि पढ़ना तो है। अब जैसे भी उसकी जानकारी हो, या तो हम खुद जाकर के वहां प्राप्त करें या किसी अन्य साधन के माध्यम से हम प्राप्त करें। दोस्तों बात समझ में आ रही है ना, कि कोई साधन अब हम जाकर के तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन साधन कोई हो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और वही साधन हम बता रहे हैं कि एक हमारा प्रत्यक्ष साधन है और दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष साधन है। ठीक है। अब कह रहा है कि अथवा यहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना ले सके हम, यहाँ का पृथ्वी के नीचे का। ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। इतनी दिक्कत परिस्थितियों के बाद भी कोई ना कोई साधन से वैज्ञानिकों ने ये तो पता लगा लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कितने भागों में पृथ्वी अंदर की तरफ बटी हुई है। कोई ना कोई साधन है, जो बहुत ही रोचक बात है। ठीक है, कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, कैसे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी
ज्यादातर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर ही आधारित है। अर्थात हमने जो भी प्राप्त किया है वो अनुमान है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में हम अनुमान के आधार पर देख करके किसी व्यक्ति से, किसी चीज से हम उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो लगभग हम अनुमान के आधार पर कर रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कि सही भी हो और थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। फिर भी इस जानकारी की कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षण तथा पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है, जिसको हम अध्ययन करके पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि भूगर्भ की जानकारी के साधन के बारे में, आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो प्रकार के साधन का प्रयोग करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वो दोनों ही साधन एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष विधि की ओर इशारा करता है। अब आता है यहाँ पर कि जानकारी के क्या क्या साधन। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। कौन सी विधि दोस्तों? हम पहली विधि की बात करते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत, जो डायरेक्ट रूप से हमें जानकारी देने में सक्षम है। प्रत्यक्ष स्रोत यानी डायरेक्ट विधि, ठीक है, साधन एक हो गया। अब हम कहते हैं कि इसमें क्या है जी। तो सबसे पहले हमने कहा इसमें कि हम ड्रिलिंग की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, यानी हम अंदर की तरफ पाइप के माध्यम से कोई ड्रिलिंग करते हैं। दूसरा प्रवेदन विधि के माध्यम से, यानी मनुष्य को समुद्र के माध्यम से गहराई में भेज करके हम पता लगा लेते हैं कि कहां पर क्या है कैमरे के साथ। और तीसरा ज्वालामुखी के वजह से भी हम पता लगाते हैं कि अंदर में क्या है क्या नहीं। ये तीन विधियों को हम डायरेक्ट में समझेंगे प्रत्यक्ष विधि में। अब देखिए, कह रहा है कि धरातल चट्टान जो है वो पृथ्वी की से सबसे आसानी से उपलब्ध है, यानी पृथ्वी के ऊपर धरातल है तो ठोस पदार्थ है या वे चट्टान भी हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से मिलते हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में प्रवेदन की परियोजना है, यानी समुद्र के अंदर गहराई में जा करके और फिर पृथ्वी के संरचना के बारे में पता लगा लेना एक विधि तो ये भी मानी जाती है, जिसे हम प्रवेदन विधि के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला एक क्या था जी? ज्वालामुखी था। इसके बाद दोस्तों आता है महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में आज तक सबसे गहराई कितनी हुई है? 12 किलोमीटर। यानी हम कहते हैं कि 12 किलोमीटर नीचे तक जा करके हमने समुद्र तल से ये पता लगा लिया है कि धरती के नीचे क्या है। लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 63,000 त्रिज्या हमारी है, तो उतनी तो गहराई में हम गए नहीं है। इस परियोजना एवं बहुत सी दूसरी गहरी खोदाई भी परियोजना के तहत भिन्न भिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी असाधारण जानकारियां प्राप्त हुई है। प्रत्यक्ष जानकारी का एक दूसरा स्रोत ज्वालामुखी का उद्गार भी है, यानी ज्वालामुखी जहां से निकलता है वहां से लावा निकलती है और लावा लिक्विड पार्ट में होता है, तो नीचे से बहुत सारे खनिज तत्व भी उस लावा लिक्विड पार्ट में बाहर चले आते हैं। और जब वही अब आगे चल करके जब ठंडा होते हैं तो वैज्ञानिकों के प्रयोग का वो एक स्थान बन जाता है, यानी विभिन्न तरह के वैज्ञानिक वहां पहुंचते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि वो जो लिक्विड पार्ट नीचे से आया है उसमें क्या क्या चीजें आई है। अगर उसमें विभिन्न प्रकार के धातु भी आ रहे हैं और ऊपर देखने के बाद हमें धातु पहचान में आ रहा है कि ये सिलिकॉन है, ये है, ये है, तो इस आधार पर वो वैज्ञानिक अनुमान लगा लेते हैं कि ये चीजें धरती के नीचे पाई जाती होगी। तो हमने धरती के अंदर की संरचना को ये पता लगा लिया ज्वालामुखी के लावा के माध्यम से कि निश्चित तौर पे धरती के नीचे ये सिल्वर पाया गया होगा, ये गोल्ड पाया जाता होगा, मिलता होगा, क्योंकि इसी के लिक्विड पार्ट से ये बाहर निकला है। तो ये भी एक प्रत्यक्ष विधि का ही एग्जाम्पल था जो ज्वालामुखी के माध्यम से हमने समझ लिया। बात समझ में आपको आ गई होगी, निश्चित तौर पर आई होगी। कहने का मतलब कि जब ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ नीचे से राख लावा लेकर के बाहर निकलता है, धरती के नीचे की संरचना को लेकर निकलता है। अगर उसके अंदर से किसी प्रकार का धातु अगर आता है तो हम इसको देख करके धातु से यह अनुमान लगा लेते हैं कि धरती के नीचे ये धातु पाई जाती होगी, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक संरचना में ये पार्ट उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रत्यक्ष विधि में ड्रिलिंग, प्रवेदन, समुद्री रास्ते से जाकर के जहां हमने 12 किलोमीटर तक अभी तक हमने सफर किया है, और एक ज्वालामुखी के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं
तथा लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है और यह प्रयोग अन्वेषण के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके माध्यम से भी हम पता लगा लेते हैं कि निश्चित तौर पर धरती के नीचे ये चीजें पाई होगी। तो ये तो होती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि का एग्जाम्पल। अब आता है दोस्तों इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष स्रोत अर्थात कह रहा है कि पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिल जाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे भी हमें पता चल जाता है, ऊपरी से पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है क्या नहीं है। खनन क्रिया से हमें जानकारी भी मिल जाती है। पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है, यह भी पता चलता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत उल्का पिंड भी है। अब देखिए एक जानकारी का स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष वाली विधि में हमने देखा ना, प्रत्यक्ष तो पीछे देखा, यहां पर अप्रत्यक्ष। अब ये अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर एक स्रोत है जिसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड से जानकारी। अब कहिएगा सर जी उल्का पिंड से कैसे जानकारी प्राप्त होगा, तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए। उल्का पिंड जो होता है ना वो भी एक ठोस पदार्थ होता है जो चट्टानों से मिलकर बना होता है, और पृथ्वी भी हमारी चट्टानों से मिलकर के ही बनी हुई है। जो भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था या पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी के नजदीक सूर्य के नजदीक पाए जाने वाले 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये चारों ग्रह ही किसके बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है, धूल कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक हैं। और सूर्य चूंकि उन्हीं 4 में से एक पृथ्वी भी है, तो निश्चित तौर पर पृथ्वी भी किससे बनकर के बनी होगी, चट्टानों से ही बनी हुई है। और इसी प्रकार से उल्का जो पिंड है वो भी चट्टानों से ही बने हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में जो उल्का पिंड है वो अगर धरती पर आकर के गिरते हैं तो निश्चित तौर पे वो चट्टान ही आकर के धरती पर गिरेगा, और जब उस चट्टान के बारे में जब हम अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित तौर के उसके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि चट्टानों को जब हम काटेंगे तोड़ेंगे तो उस चट्टान के नीचे अंदर की जानकारी प्राप्त होगी, और ठीक हम ये मानकर चल रहे हैं कि पृथ्वी भी उसी उल्का पिंड की तरह एक चट्टान है, तो पृथ्वी के अंदर भी वैसे ही चट्टानों के अंदर कुछ तत्व होंगे जैसे उल्का पिंड के अंदर है, तो पृथ्वी के अंदर भी वैसे ही होंगे। इसी के आधार पर अप्रत्यक्ष तौर से हम उल्का पिंड की विधि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए समझिए क्या कह रहा है, जो कभी कभी धरती पर पहुंच जाता है उल्का ऐसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारी ग्रह पृथ्वी बनी हुई है। यानी ये उल्का वैसे ही पदार्थों से बने हुए हैं जैसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होगी और उल्का पिंड की जो आंतरिक संरचना होगी लगभग एक जैसा होगी, और इसी लगभग एक जैसे के आधार पर उल्का पिंड के आधार पर हम पृथ्वी के नीचे की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। एक तो खनन की क्रिया के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया तथ्य से, दूसरा हमारा आ गया क्या जी, उल्का। इसके अलावा कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप जैसी क्रिया के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है। यानी भूकंप भी क्या है, एक पृथ्वी के बारे में जानकारी करने का अप्रत्यक्ष स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र भी जो है वो भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण विधि। वो गुरुत्वाकर्षण की विधि हो, चुंबक की विधि हो, भूकंप या उल्कापिंड, इन सब से ये सब क्या है, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष स्रोत के क्या हैं, उदाहरण हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत के उदाहरण हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यानी भूकंप का आना भी आंतरिक जानकारी का एक स्रोत माना जाता है। अब हम चलते हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है जी, तो पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का
हिलना डोलना ये क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंप कहलाता है। कह रहा है कि भूकंप क्या है? तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण पेश कर देता है। जैसे जैसे वो हिलता है वैसे वैसे हम कंप्यूटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आम भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने की कारण तरंगे जो पैदा होती है ना, वही तरंगे पृथ्वी में कंपन पैदा करती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाने का प्रयास करती है। यानी मान लीजिए कि ये धरती के नीचे कोई ऊर्जा है और यही ऊर्जा जब किसी न किसी रूप में बाहर निकलने का प्रयास करती है तो यही ऊर्जा क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, जो धरती के बाहर निकलता है और इसमें काम करता है। तो भूकंप क्या है? तो पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले ऊर्जा को किसी न किसी रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वही भूकंप है, और इसी की वजह से पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी के अंदर कंपन होता है। अब कह रहा है कि पृथ्वी में कंपन होता क्यों है? तो यही से तो निकलने से होता है ऊर्जा को। तो कह रहा है कि आमतौर पर भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है किसी साइड से। भूपट्टी की सैलों में गहन दरारें पर भ्रंश ही होती है, और जो भूपट्टी होती है, हमारी जो चट्टानें होती हैं, इसके बीच में देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर दरारें होती हैं। इन दरारों के माध्यम से ही क्या होता है? एनर्जी निकलता है, उसे भ्रंश कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं। यह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। इसे अपकेंद्र भी कहते हैं। ऊर्जा तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं। भूतल पर यह बिंदु जो उद्गम केंद्र के निकटतम होता है आदिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण के बराबर माना जाता है और वही भूकंप का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने क्या देखा? आज हमने दो बातें समझी। एक तो हमने ये देखा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की संरचना कैसी है 3 पार्टों में, और उस संरचना को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देखा कि कितनी तरह की विधियां होती हैं। तो पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 तरह के विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष विधि है और एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हमने देखा कि ड्रिलिंग हो, प्रवेदन की बात हो, ज्वालामुखी की बात हो, इनसे हमने प्राप्त किया। तो वहीं हमने देखा कि अप्रत्यक्ष विधि में उल्का पिंड हो या गुरुत्वाकर्षण हो, भूकंप हो, ठीक है, इन सब के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश की। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी भूकंप के अगले चरण में चढ़ेंगे कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन भूकंप हानिकारक है, कौन हानिकारक नहीं है। इससे आगे की कहानी समझेंगे। दोस्तों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो चीजें हम आंखों से जल्दी देख नहीं सकते हैं, फिर भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे मुझे ऐसा भरोसा है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार कोई व्यक्ति चैनल पे आएंगे आप उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।